हमारे साथ खास मेहमान जोड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं। अर्पणा दीक्षित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अशोक तिवारी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जैनेन्द्र अर्कवंशी साहब हैं, सुभाषका के प्रवक्ता हैं। और निरंजन पोर्टद्वार जी हैं, इस वक्त राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बेहद धन्यवाद आप चारों का इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और सबसे पहले निरंजन जी, आपके साथ ही आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। जाहिर तौर पर राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं, अलग अलग विश्लेषण करते रहे हैं। आज जरा इस चीज को समझाने की कोशिश कीजिए कि जो बयानबाजी चल रही है और जाहिर तौर पर शहजादा शहंशाह को लेकर जो इस वक्त चल रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं। उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात का जिक्र किया, उन्होंने देश के बच्चों का जिक्र करा। उन्होंने अपनी बात करी, कहा कि मेरे और योगी के तो बच्चे नहीं, योगी आदित्यनाथ के तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन देश के जो बच्चे हैं, आपके भविष्य को संवारने का काम हम कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, मैं कर रहा हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। क्या इसका तर्क निकाला जाए, इसका आश्रय क्या निकाला जाए? देखिए दिल्ली, जो आपने कहा है ईगो और अधोशक्ति की वजह से, हाँ देखिए दिल्ली, जो आपने कहा है, जिस तरीके से हमारे जो नीति नियंता थे, यानी सन 1947 में के आजादी के बाद में जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने सारी राजनीतिक व्यवस्था बनाई, जिसके आधार पे ये लोकतंत्र आधारित है, तो उसके अंदर आप देखेंगे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब राजा जो है वो मत पेटी के माध्यम से पैदा होगा। तो आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र की अवधारणा जो है ना वो निर्मूल साबित होती हुई जा रही है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप देख ले होंगे कि जिस तरीके से कुछ पहले जैसे राज परिवार होते थे, वैसे आज तक आज की तारीख में कुछ राजनीतिक परिवार होते, यानी कि बात का अर्थ समझिए, पहले एक राज परिवार हुआ करते थे, अब राजनीतिक परिवार हो गए, जिनका केवल फर्क इतना आया है कि जैसे पहले राज परिवार रानी के पेट से पैदा होता था, अब ये राजनीतिक परिवार वोट की पेटी के माध्यम से, या यूं कहें कि ईवीएम की पेटी के माध्यम से अपने आप को स्थापित। और हमारे यहाँ जो जनता है वो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए 700 वर्षों की मुगल शासन और उससे पहले हमारे यहाँ जो राजवंश और जो रजवाड़ों का शासन और उसके बाद में अंग्रेजों का शासन, कहीं ना कहीं हमारी जनता भी आज की तारीख में लोकतांत्रिक अवधारणाओं को सही रूप से आत्मसात नहीं कर पाई है। क्योंकि चाहे हम जात के नाम पे किसी के पीछे लगे, चाहे हम धर्म के नाम पे किसी के पीछे लगे, चाहे हम किसी भाषावाद के पीछे किसी के पीछे लगे, तो कहने का तात्पर्य ये, हम लोकतांत्रिक रूप से हम ये चीज नहीं देखते कि किसी व्यक्ति ने समाज के लिए क्या किया है और उसका कितना बड़ा चिंतन है, समाज के अंदर वो कितना हमें कितना आगे ले जा सके, इसका नेतृत्व जो है वो कितना विस्तृत नेतृत्व है। तो ये चीजें देखे बिना केवल हम एक चीज के पीछे लग जाते हैं कि नहीं हम वो फलाना परिवार, अब जैसे आप देख रहे होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये किसी चीज की अवधारणा है कि भाई आज मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे राजनीतिक लोग थे जिनकी यूएसपी केवल इतनी है कि वो उस परिवार से है, उस राजनीतिक परिवार से है। चलिए ठीक है, उन्होंने कौन सा देश के लिए कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई काम कर दिया, या उन्होंने कोई आगे कोई ऐसा विजन दिखा रखा था इसको कि भाई हमें टेक्नोलॉजी में देश को यहाँ ले जाना है। ठीक है निरंजन जी, ठीक है, पॉइंट आया। ठीक है निरंजन जी, जरा समझाइए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह से सुभाषपा भी सवाल कर रही है, उसको लेकर इस समय क्या बयानबाजियों में और राम मंदिर का जो जिक्र हुआ है उसको भी ग्रैब करने की कोशिश कर रही है राजनीतिक पार्टियां? देखिए अब्दुल जी, बड़ा आश्चर्य लगता है और बड़ी इसको कहते हैं हंसी भी आती है कि जब कुछ लोग राजनीति में होकर के, या यूं कहें कि सार्वजनिक जीवन में होकर के व्यक्तिगत की बात करें। मेरा यह मानना है कि जो भी व्यक्ति राजनीति में है या सार्वजनिक जीवन में है, वो सार्वजनिक यानी कि वो जनता की संपत्ति है। मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं, वो जनता की संपत्ति है। केवल आप बात पे ध्यान दीजिएगा, केवल बेडरूम और बेडरूम ये उसकी व्यक्तिगत चीजें हो सकती है। मेरा मानना सुनिए आप बात को। उसके अलावा उसके चरण और उसका आचरण, उसके वचन और उसके प्रवचन, उसका चित्र और उसका चरित्र, ये सारी की सारी चीजें जनता के परिप्रेक्ष्य में होती हैं। और जब इन चीजों के अंदर कहीं ना कहीं तालमेल नहीं होता है तो आप ये मान के चलिए उसके ऊपर उंगलियां उठती है और वो संदेह के दायरे में रहता है।
और ऐसा व्यक्ति जिसके मैं जो जिन चीजों के बारे में मैंने बताई उनके अंदर अगर दोहरापन नजर आता है तो आप ये मान के चलिए उसको सही नेता या सही नेतृत्व करता नहीं कहा जा सकता अब्दुल जी। अब जब बात राम मंदिर की आती है तो ये कहते हैं जी वो उनकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है, लेकिन जब बात अतीक अहमद या अफजल अंसारी या मुख्तार अंसारी की बात आती है तो उसकी मैयत पे जाकर के वहां पे आंसू बहा के आते हैं या उसकी बाजार पे जाकर के माथा टेक करके आते हैं, तो क्या ये जनता नहीं देखती है? तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपके चरण यानी कि आपके पैर कहां पड़ते हैं और आपका आचरण क्या करता है। तो चरण और आचरण दोनों जनता देखती है, आपका चित्र कैसा है और आपका चरित्र कैसा है ये भी जनता देखती है, आपका वचन कैसा है और आपका प्रवचन कैसा है ये भी जनता देखती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक इन चीजों के अंदर एक रूपता नहीं आएगी आप जनता को समझाते रहिए, लेकिन उनके दिल के नहीं चिपकता। हाँ, वो जमाना अलग हुआ करता था अब्दुल जी, जब कुछ अखबार चला करते थे और वो भी 3-3, 4-4 दिन बाद में लोगों तक पहुंचते थे और उनके अंदर जो हेडलाइन समझाती थी जनता उसी को शाश्वत समझ करके और उसके ऊपर विश्वास कर लेती थी। आज का जमाना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का जमाना है। ठीक है, हर व्यक्ति जो गांव के अंतिम छोर पे बैठा हुआ है वो व्यक्ति भी किसी ना किसी गैजेट से अपलोडेड है। आप ये मान के चलिए चाहे उसके पास कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या टैबलेट हो, कुछ भी हो, और दिन प्रतिदिन की खबरें और दिन प्रतिदिन की सारी सूचनाएं उसके पास पहुंच रही है। और मान के चलिए कि इतना विवेक हर व्यक्ति के पास है कि जो इस चीज को समझ सकता है कि कौन किसके अंदर दोहरा मापदंड है और किसके अंदर इक्यारा मापदंड है। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने ये जो चुनाव हिंदू मुसलमान या मंगलसूत्र या फलानी चीज के ऊपर लेके आए, तो देखिए निश्चित रूप से इसका जवाब तो मैं बोलूं नहीं, मेरा पॉइंट तो ये है ना कि इस तरह के बयान आने की जरूरत क्यों पड़ गई। निरंजन जी बोलिए। अब्दुल जी, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता। मैं ये अशोक जी से पूछना चाह रहा हूँ, आप देश की किसको कहती हैं? 100, 200, 1000, 500 या 1500 जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं यही देश है, या जो राजस्थान के जो 6 करोड़ लोग हैं, या मध्य प्रदेश के जो 8 करोड़ लोग हैं, या छत्तीसगढ़ के जो 2.5 करोड़ लोग हैं वो भी देश में आते हैं? और अगर मान लीजिए वो भी देश में है तो मेरे को एक चीज अभी तक समझ में नहीं आई। अभी 4 महीने हुए हैं, 3 दिसंबर को रिजल्ट आए थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसी देश में आप ये समझ लीजिए अभूतपूर्व जनादेश दिया था भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में। अब ये 4 महीने में समझ गए या उससे पहले समझ गए या केवल ये जो हजार। ठीक है निरंजन जी, मैं पॉइंट, ठीक है, आपका पॉइंट आके लेकर जाता हूँ, मैं आपका पॉइंट लेकर आके जाता हूँ। निरंजन जी आइए, फिर आइए जरा, मेरे पास समय भी खत्म हो रहा है। देखिए सर थोड़ा सा, आपका टेलीविजन चैनल है और इसके अंदर आज किस मुद्दे पे डिबेट होगी ये आप तय करते हैं, और आपका तय का माने क्या? आपका तय का माने ये है कि जनता क्या चीज सुनना चाहती है, जनता को कौन सा मुद्दा पसंद आएगा, आप ये चीज सोच करके ही अपना मुद्दा तय करते हैं ना डिबेट का। तो उसी तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां और उसके अंदर चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो इस चीज सोच करके अपने मुद्दे तय करते हैं कि जनता को कौन सा मुद्दा अपील करेगा, जनता को कौन सा मुद्दा अपील कर रहा है। अगर उनको राम मंदिर का मुद्दा अपील कर रहा है तो राम मंदिर मुद्दे की बात करेंगे, अगर उनको शहजादी का मुद्दा अपील कर रहा है मतलब उनको लग रहा है कि भाई बेरोजगारी रोजगार पर नहीं सुनना चाहती है जनता, इस समय नहीं सुनेगी तो वो नहीं लेंगे। उनको चाहिए कि राम मंदिर पर बात होगी, उनको चाहिए औरंगजेब पर बात होगी तो वो उस पर आएंगे। महंगाई और बेरोजगारी की बात कर, अब्दुल जी सुनिए मेरी बात को, जो महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना, ये बात मैं 1972 से सुनते बड़ा हुआ हूँ, और महंगाई बेरोजगारी के ऊपर मेरे हिसाब से आज की तारीख तक 250 से ऊपर चुनाव हो चुके हैं, निकाला नहीं है पॉइंट। ठीक है सर, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया अर्कवंशी साहब, बहुत धन्यवाद। अपर्णा दीक्षित जी, अशोक तिवारी जी, जैनेंद्र अर्कवंशी साहब और निरंजन जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों का